नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर हितेश शर्मा, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय खैरतल। हमने इससे पहले वाली क्लास में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के बारे में पढ़ा कि उसकी स्थापना क्यों की गई थी, और इसमें हमने सेफ्टी वॉल्व का सिद्धांत मुख्य रूप से पढ़ा था। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रारंभिक चरण, जिसे उदारवादी चरण कहा जाता है या आरंभिक राष्ट्रवादी चरण कहा जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका समय 1885 से लेकर 1905 ईस्वी तक का माना जाता है। हमने इससे पहले वाली क्लास में भी आपको बताया था कि कांग्रेस की स्थापना के बाद कांग्रेस को 3 चरणों में बांटा गया है। पहला उदारवादी चरण, जो कि 1885 से 1905 है, इसे आरंभिक राष्ट्रवादी चरण भी कहा जाता है। दूसरा उग्रवादी चरण, जिसमें 1905 से 1916 ईस्वी मुख्य है, और 1919 ईस्वी तक का समय इसमें आता है, जब उग्रवादियों का वर्चस्व था, जिसमें लाल बाल पाल महत्वपूर्ण थे। और तीसरा चरण गांधीवादी चरण, जिसमें भारत में गांधी जी का प्रादुर्भाव होता है, राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इस प्रकार से बांटा गया है। तो आज हम पढ़ेंगे उदारवादी चरण। 1885 ईस्वी में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो धीरे धीरे राष्ट्रीय आंदोलन का पर्याय बन गई थी, उसका प्रारंभिक नेतृत्व उदारवादियों के हाथों में था। इन्हें उदारवादी इसलिए कहा गया है क्योंकि इनके साध्य और साधन दोनों ही उदार थे। वस्तुतः उदारवादी अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते थे और भारत के विकास और आधुनिकीकरण के लिए वे अंग्रेजों की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते थे। ये उदारवादी नेता अपनी मांगों को प्रतिवेदनों, भाषणों और लेखों के माध्यम से सरकार के सामने रखते थे तथा इन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता में पूर्ण विश्वास था। ये संवैधानिक तरीके से भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते थे। उदारवादी नेताओं में या नरमपंथी नेताओं में दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, फिरोज शाह मेहता, रमेश चंद्र दत्त और दिनसा वाचा जैसे नेता प्रमुख थे। उदारवादियों की प्रमुख मांगे थी, पहली जिसमें थी राजनीतिक मांगे। विधान परिषदों का विस्तार किया जाए तथा उनमें सुधार किया जाए तथा सदस्यों को अधिक शक्ति देने की मांग उन्होंने रखी। जनता द्वारा चुने गए अधिक से अधिक प्रतिनिधियों को विधान परिषद में शामिल किया जाना चाहिए। ब्रिटिश शासन के अधीन स्वशासन का अधिकार प्राप्त करना, ये उनकी प्रमुख राजनीतिक मांगें थीं। आर्थिक मांगों में सैन्य व्यय में कटौती की जाए, सूती वस्त्रों पर आयात कर को पुनः लागू किया जाए और स्थायी बंदोबस्त देश के अन्य भागों में भी लागू किया जाए। प्रशासनिक मांगों में ICS परीक्षा में भारतीयों को अधिक से अधिक अवसर मिले और यह परीक्षा इंग्लैंड के साथ ही भारत में भी हो। धन के निष्कासन पर रोक लगे और प्रशासन का भारतीयकरण हो। न्यायपालिका व कार्यपालिका के अधिकारों का पृथक्करण हो तथा सैन्य सेवा में भारतीयों को कमीशन रैंक प्रदान की जाए। ये उनकी प्रशासनिक मांगें थी। अब आते हैं कि उदारवादियों को कितनी सफलता मिली या उनका क्या योगदान रहा, क्या उपलब्धियां रही।
उदारवादियों ने भारतीय जनमानस में राष्ट्रीय चेतना व जागरूकता का प्रचार किया ताकि उन्हें राजनीतिक कार्यों के लिए प्रशिक्षित किया जा सके। इस समय उनकी भूमिका छात्र व शिक्षक दोनों की थी, क्योंकि उन्हें राजनीतिक विचारधारा को समझना भी था और लोगों को समझाना भी था। आरंभिक राष्ट्रवादियों की सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अंग्रेजों के आर्थिक सिद्धांत का विश्लेषण करना था। धन के निष्कासन सिद्धांत की व्याख्या कर उन्होंने अंग्रेजों के व्हाइट मैन बर्डनशिप थ्योरी, श्वेत व्यक्ति के भार के बोझ के सिद्धांत की पोल खोल दी और आर्थिक राष्ट्रवाद को इन्होंने जन्म दिया। राष्ट्रीय स्तर पर समान राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक कार्यक्रम तैयार किए जो बाद के राष्ट्रीय आंदोलनों के लिए ठोस आधार देने में सफल हुए। इसी चरण में कांग्रेस ने अपने आप को एक राष्ट्रीय संस्था के रूप में स्थापित किया और संवैधानिक प्रक्रिया के द्वारा स्वशासन की मांग के लिए प्रेस व संस्था द्वारा तथा सम्मेलनों को आधार बनाकर जो स्वतंत्रता प्राप्ति तक राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण विषय वस्तु रहे। अब इनकी कुछ सीमाएं भी रही, जैसे कि जनता की शक्ति को वे पहचानने में असमर्थ रहे। इन्होंने अपने आंदोलनों को नगरों और शिक्षित मध्यम वर्ग तक ही सीमित रखा। उदारवादी दीर्घकाल तक अंग्रेजों के वास्तविक चरित्र को समझने में असफल रहे और वे अंग्रेजों की न्यायप्रियता में विश्वास करते रहे। उनका यह मानना था कि भारत में गैर ब्रिटिश रूल है। यदि ब्रिटिश सरकार और ब्रिटिश जनमत को वास्तविकता से परिचित कराया जाए तो भारत में सुधार संभव है। वह अपनी मांगों के अंतर्गत किसी भी तरह के महत्वपूर्ण संवैधानिक सुधारों को प्राप्त करने में असफल रहे। अब आते हैं मूल्यांकन पर। उदारवादियों को प्रारंभ में कुछ सफलता मिली। 1886 ईस्वी में लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई तथा भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने पर सरकार सहमत हुई। भारतीय व्यय की समीक्षा के लिए वेलवाई आयोग की स्थापना हुई और 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम भी अंशतः उदारवादियों के दबाव का परिणाम था। यदि हम तत्कालीन परिस्थितियों में रखकर उदारवादियों की मांगों व कार्यक्रमों के मूल्यांकन करें तो यह सार्थक सिद्ध होते हैं, क्योंकि अभी भारतीय जनमानस राष्ट्रीय चेतना से पूर्णतः विज्ञ नहीं था और राजनीतिक रूप से अशिक्षित जनता किसी भी आंदोलन को विशिष्ट आधार नहीं दे सकती थी। हमें यह भी याद रखना होगा कि यदि प्रारंभ में ही अतिवादी मांगें रखी जाती तो ना राष्ट्रीय आंदोलन प्रौढ़ होने से पहले ही दबा दिया जाता। जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है वो बढ़ने से पहले ही से समाप्त कर दिया जाता। तो ये थे उदारवादी। इनके बारे में हमने पढ़ा है। आगे हम पढ़ेंगे उग्रवादियों के बारे में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद विद्यार्थियों।